गुड मॉर्निंग। आज है 8 दिसंबर का दिन और आज हम सब मिलकर आइए अपने धर्मपा जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। आज वो 88 साल 88 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी भी वो बिल्कुल नवयुवकों की तरह हमारे बीच में और फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, स्टेज प्रोग्राम्स में भी जा रहे हैं और हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि इंसान जब तक चाहे तब तक वो काम कर सकता है और खुश और स्वस्थ रह सकता है। धर्मेंद्र पाजी के 88 ईयर्स की लंबी जर्नी को रिकॉर्ड करना और बहुत कम से कम समय करने में खुद ही में अपने आप एक बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन हम उसको 10-10 साल में बांट के और बहुत बड़ी रोचक यात्रा है धर्मेंद्र पाजी के जीवन की, अगर आप ध्यान दें। और इस तरह से हम उसको बहुत मुश्किल सा ऐसा मुझे लग रहा है कि कैसे इस बात को कवर किया जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और बहुत से डेटा इकट्ठे किए हैं उनसे संबंधित, लेकिन वो सब चीज़ें बताने में तो बहुत समय ख़राब होगा, तो हम क्विकली शुरू करते हैं कि धर्मेंद्र पाजी का जन्म 1935 में हुआ और उनका जो पूरा नाम था वो बहुत कम लोग जानते होंगे, धर्मेंद्र केवल किशन देओल। बचपन की कहानियां हम ज़्यादा उनकी नहीं करना चाहते हैं, हम सीधे स्विच ओवर कर रहे हैं उनके फिल्मी कैरियर के, कब उनकी पहली फिल्म आई और कब से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। धर्मेंद्र पाजी 25 साल के थे, 1960 में उनकी पहली फिल्म आई थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। कुमकुम उस फिल्म की हीरोइन थी और वो फिल्म एक अर्जुन हिंगोरानी ने डायरेक्ट की थी। पहली फिल्म है इसलिए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ, वरना तो फिर हम फटाफट आगे बढ़ेंगे उनके फिल्मी कैरियर को लेकर के। और अर्जुन हिंगोरानी बहुत मस्त टाइप की मसाला फिल्में बनाते थे और वो भी एक मसाला फिल्म थी, हिट हुई। और धर्मेंद्र पाजी इतने खूबसूरत लगते थे उस समय और आज तक भी ऐसा ही है भाई। एक ड्रीम गर्ल की आगे किस्से में बात आएगी, तो ड्रीम गर्ल का दिल अगर धर्मेंद्र पाजी पे आ सकता है तो फिर आप समझ सकते हैं उनकी खूबसूरती के बारे में। और वो अकेले ऐसे हीरो हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिनको कि हैंडसम, मोस्ट हैंडसम और साथ ही साथ ही मैन का दोनों खिताब उनको मिले, ऐसा किसी को भी नहीं मिला है। और भी जो हमारे फिल्मी हीरोज़ बहुत बड़े बड़े रह चुके हैं, जैसे देवानंद थे, उनको भी बहुत ही वॉज ऑल्सो जज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम, बट लेकिन उनको ही मैन का खिताब साथ में नहीं मिला था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो धर्मेंद्र पाजी का जो कैरियर था 1960s से हम स्टार्ट करते हैं। पहली फिल्म 1960s में आई, सफ़ेद काली फिल्मों का दौर था, प्यार मोहब्बत का दौर था, लव स्टोरीज़ बनती थी विद सम इनपुट ऑफ कोई विलन आ गया, कुछ और हो गया और फिर हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती थी। लेकिन जो खासियत होती थी 1960s फिल्मों की वो होते थे उनके गाने, और वो इतने खूबसूरत गाने होते थे जो बनाए जाते थे कि सिर्फ 2, 3, 4 गानों पर ही वो फिल्म चल जाती थी। धर्मेंद्र पाजी की भी कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको सुनाता हूँ उनकी हीरोइन के साथ जो 1960s में आई, और फिर हम उनकी यात्रा से आगे बढ़ते हैं। अनपढ़ 1962 में आई माला सिन्हा के साथ, बंदिनी 1963, नूतन, हर एक का एक एक गाने के भी मैं एक जुमला भी बोलता जा रहा हूँ जो कि बंदिनी में था, मेरे साजन हैं उस पार, एस.डी. बर्मन की आवाज़ में। पूजा के फूल माला सिन्हा के साथ 1963, हकीकत 1964, हकीकत की तो बात ही क्या है, अवार्ड विनिंग फिल्म थी, चाइना वार के ऊपर बनी थी, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। शोला और शबनम एक तरला नई हीरोइन थी, कम नाम सुना होगा, 1961 में आई। 60s की ही बातें कर रहा हूँ। आपकी परछाइयाँ 1964 में आई। सुप्रिया, ये भी एक नई हीरोइन थी, बहुत मशहूर गाना है, आज भी उस गाने को कैश करा रहे हैं लोग, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो। फिर इसके बाद मशहूर फिल्म काजल मीना कुमारी के साथ, जिसके में कि दरअसल हीरो राजकुमार थे और राजकुमार की फिल्मों में तो फिर और किसी की ज़्यादा बात चलती नहीं है, और ये उस फिल्म में बराबर का इनका रोल था, मगर गाने तो उस फिल्म के भी बहुत ज़ोरदार थे जो कि राजकुमार के ऊपर फिल्माए गए थे। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम ये। देवर
1966 में शर्मिला टैगोर के साथ, आए दिन बहार के 1966 में आशा पारिक के साथ, जो कि एक रंगीन फिल्म थी। इसके पहले की जितनी फिल्में थीं वो काजल रंगीन फिल्म थी, लेकिन ज़्यादातर फिल्में सफ़ेद काली थीं। 1965 के बाद से ज़्यादातर फिल्में रंगीन बनने लगी, हालांकि रंगीन फिल्मों का दौर बहुत पहले से चल रहा था। तो ये सारी फिल्में थीं जिसमें कि मशहूर गाने हुआ करते थे। जो पहली फिल्म थी मैंने बताया, दिल भी तेरा हम भी तेरे, उसमें जो मशहूर गाना मुकेश का आप सबको याद होगा, मुझे कोई रात की तन्हाई में आवाज़ न दो। ये सब ऐसे गाने हैं जो कि हमारे जहन में बार बार अगर हम हो जाते हैं तो बहुत नॉस्टैल्जिक एरिया में पहुंच जाते हैं। 60s का दौर ख़त्म होते होते इनका एक सुहावना सा, एक सलोना सा चेहरा हमारे धर्मेंद्र पाजी का हुआ करता था और एक लव बॉय के तरीके से थे। हालांकि इनकी ही मैन की इमेज उस समय तक सामने नहीं आई, मगर 10 साल पूरे होते ही 70s लगते ही इनका फिल्मों का दौर बदला। उधर अमिताभ बच्चन की एंट्री हो गई थी, राजेश खन्ना भी पैरेलल फिल्में उनकी आ रही थीं और हिट हो रही थी, मगर धर्मेंद्र अपने स्टाइल से चलते रहे और इनकी फिल्में हिट होती रहीं। इनकी लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों में धर्मेंद्र पाजी ने काम किया है, सबका मेंशन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये 70s का जो दौर था वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का दौर था। इसलिए मैं अब अपनी जो लिस्टिंग है धर्मेंद्र पाजी की फ़िल्मों की, मैं इनकी और हेमा मालिनी की फ़िल्मों के ऊपर ज़्यादा जोर दूंगा। तो आइए सुनते हैं इनकी और हेमा जी की जो साथ में फिल्में। और 1970s में जो फिल्म आई जिससे, जो कि हेमा मालिनी की के साथ इनकी पहली फिल्म थी, वो थी तुम हसीन मैं जवान। जैसा कि नाम है आप देख ही सकते हैं, धर्मेंद्र पाजी भी जवान थे, हेमा जी भी हसीन थी। फिल्म का टाइटल बहुत सोच समझ के रखा गया था, सिर्फ टाइटल के ऊपर ही फिल्म हिट हो गई थी। और उसी साल में इनकी दूसरी फिल्म आई शराफत। शराफत भी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन की एक सामाजिक फिल्म थी। अशोक कुमार का बहुत ख़ास किरदार था इस फिल्म में, ये भी हिट हुई। फिर उसके बाद तो इनकी और हेमा जी की फिल्मों की झड़ी लग गई, लोगों ने बिल्कुल थिएटर से तोड़ दिया। नया ज़माना 1971, सीता और गीता, जो कि आज तक भी अपने जो है वो किसी भी जो फिल्म एक्टर्स का डबल रोल की ये पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है, और ज़बरदस्त हिट हुई 1972 में। राजा जानी, अगेन सिल्वर जुबली 1972, जुगनू 1973, दोस्त 1974, ये सारी हेमा जी के साथ इनकी फिल्में हैं। प्रतिज्ञा 1975, ये फिल्म इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। 5 साल तक साथ में करने के बाद भी हो सकता है कि हेमा जी और इनके बीच में बिल्कुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स रहे हों और इनकी फिल्में भी ज़बरदस्त और ज़ोरदार हिट होती रहीं। बस इनकी फिल्म का नाम रिलीज़ होते ही समझ लीजिए कि फिल्म हिट हो जाती थी। लेकिन ये फिल्म थी जिसका गाना भी आप सबको याद होगा, मैं जट यमला पगला दीवाना। इस गाने के बोल भी बड़े मज़ेदार से हैं, आप लोग कभी पूरा सुन लीजिएगा। ये फिल्म ऐसी थी जबकि इन्होंने पहली बार हेमा जी को अपनी मन की बात का इजहार किया, और इसी के साथ साथ उसी साल 1975 में शोले भी आई थी। शोले के बारे में भी बताया जाता है कि शोले के कुछ ऐसे सीन थे जिसमें कि खासकर आप सबको याद होगा, जिसमें एक बार ये हेमा जी को वो आम तोड़ना, बंदूक पिस्तौल चला के सिखाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे भी बहुत चर्चा होती रहती है कि उसमें ये हेमा जी के गाल छू के और वो चेहरा घुमा के और वो चलाते हैं। तो उस सीन को बार बार फिल्माए जाने के लिए इन्होंने कैमरामैन को पैसे दिए थे कि भाई इस फिल्म को कई रीटेक कर लो। पता नहीं हंसी मजाक की बात है या सही होगी, लेकिन ये और प्रतिज्ञा साथ साथ में आई थी और इनको वाकई में इश्क हो गया हेमा जी से, और इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे कर दिया। ये बात चारों तरफ फैल गई। फिल्म उस ज़माने में कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, सब था, लेकिन जो मैगजीन्स बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, इस तरीके की जो पत्रिकाएँ थीं, उनमें सब में इनके रोमांस के चर्चे छिड़ गए। बस बात चलती गई, लोगों ने मिलते जुलते देखा होगा या जैसा भी कुछ चलता होगा, इनके हेमा जी के घर में बात पहुंच गई और बिल्कुल एकदम बवाल सा कट गया हर जगह कि भाई ये तो धर्मेंद्र जी तो शादीशुदा हैं, इनके 4 बच्चे हैं, और ये सब क्या है, ऐसे कैसे चल रहा है ये वो। और हेमा जी के पिताजी ने बिल्कुल एक फ्रंट खोल दिया कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, और ये इनका मिलना जुलना बंद करा दिया गया। फिल्में मगर इनकी आती रहीं उसके बाद भी। मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। चरस 1976, माँ 1976 और ड्रीम गर्ल 1977, किनारा 1977।
ये जो 75 में जब इनका इश्क हेमा जी से डिस्क्लोज़ हुआ पब्लिक को और घर वालों को, उसके बाद भी इनके फ़िल्में आती रहीं, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो फेज़ था 75 से 80 के बीच में, हेमा जी की बहुत सी फ़िल्में जितेंद्र के साथ आई। वारिस, भाई हो तो ऐसा, गहरी चाल, खुशबू, किनारा, जिसमें कि धर्मेंद्र भी थे, और हम तेरे आशिक हैं। तो साथ ही साथ इनकी जितेंद्र के साथ काफ़ी फ़िल्में आ रही थीं, और ये भी चर्चाएं होती रहती थीं कि हेमा जी का और जितेंद्र की शादी होने वाली है, और हेमा जी ने शायद यस भी कर दिया है। अब धर्मेंद्र के हेमा जी के पिताजी तो बिल्कुल खिलाफ थे ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के लिए, और उन्होंने भी पक्का कर दिया कि जितेंद्र के साथ हेमा जी की शादी हो जाएगी। न्यूज़ में भी आ गया और सब अखबारों में और हर जगह हम लोगों ने भी पढ़ लिया था। धर्मेंद्र को जब ये बात पता चली, ये उनके घर पहुंच गए, और जो कुछ भी हुआ हो उस समय, बाकी कोई ऑथेंटिक चीज़ तो पता नहीं है, लेकिन इन्होंने हेमा जी को किसी तरह से राज़ी कर लिया कि वो मना कर दें कि हम जितेंद्र से शादी नहीं करेंगे, और कुछ दिनों बाद खबर आई कि वो उन्होंने मना कर दिया है। कुछ ऐसा जो ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे तो किसी की कुछ चलती नहीं है। जो हेमा जी के और धर्मेंद्र की शादी के बीच में थे, हम कह सकते हैं हेमा जी के पिताजी का देहांत हो गया 1978। उसके बाद शादी का रास्ता सामाजिक रूप से तो खुल ही गया था, मगर अब दूसरी अड़चन ये आ रही थी कि जो धर्मेंद्र शादीशुदा थे, ये शादी ऐसे कर नहीं सकते थे। अपनी पत्नी को ये कोई तलाक वगैरह दे के इतने संस्कारी थे ये कि छोड़ना नहीं चाहते थे, और इनके घर में जो कुछ भी बात हुई वो मैं थोड़ी सा चर्चा भी उसकी भी करूँगा, जो रिपोर्ट्स न्यूज़ में अवेलेबल हैं उसके आधार पे, कि फिर इन्होंने धर्म परिवर्तन करने की सोची कि यही एक तरीका है कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। तो फिर हम सभी जानते हैं इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, ये मुसलमान हो गए। इन्होंने अपना नाम बदला ऑफिशियली दिलावर खान, और हेमा मालिनी का नाम रखा गया आयशा बी। फिर इन्होंने 1970 के बाद जब इनकी पहली फिल्म आई थी, इन्होंने 1980 में मुसलमान धर्म अपनाते हुए फिर से शादी कर ली। इस समय इस बात का चर्चा करना ज़रूरी है कि जो इनकी पहली पत्नी थी प्रकाश कौर, उनसे इनका विवाह हुआ था 1954 में। तो उसके 26 साल बाद उनसे 4 बच्चे थे। इनके बच्चे हैं इनके 4 एक्चुअली हम सभी जानते हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, और 2 बेटियां हैं, विजेता देओल और अजीता। सुनने में ये आता है कि बच्चों ने कोई खास विरोध नहीं किया, और जो प्रकाश कौर जी का मात्र एक ही इंटरव्यू आया उसके बाद, इनकी शादी हो जाने के बाद, जो उन्होंने किसी न्यूज़ जो रिपोर्टर्स उस समय रिपोर्टिंग हुआ करती थी, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत मन की बात अपनी कही कि मेरे पति जो हैं वो शादी कर रहे हैं। तो मैं उसी का अनुवाद करके बताना चाह रहा हूँ, जो न्यूज़ में अवेलेबल हैं चीज़ें। वो शादी कर रहे हैं तो शायद भगवान की नियति यही है, और वो मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, मेरे लिए वो बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हेमा जी हैं ही ऐसी कि किसी को भी उनसे मोहब्बत हो सकती है, और उनको पा करके मुझ जैसे से कोई क्यों प्रेम करेगा या समथिंग। तो ये 2 बातें उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि उन पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो एक वुमेनाइज़र हैं, और वो मतलब इस तरह से जो बातें हो रही हैं, मैं उसका खंडन करती हूँ। ये बातें तो फिल्म इंडस्ट्री में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं, लेकिन मैं इसको भगवान की नियति मान के इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। संक्षेप में उनका ये इंटरव्यू है जो अभी भी अवेलेबल है। 1975 में जब ये बात लोगों को पता चली कि धर्मेंद्र और इनके इश्क के चर्चे शुरू हो गए, और वो चलते रहे अगले 4-5 साल तक, तो और सबको यही पता था कि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं, इनके 4 बच्चे भी हैं। तो लोगों को हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो भारतीय कल्चर है, उससे लोगों को इनसे कुछ परहेज़ हुआ हो या ना हुआ हो, मगर इनकी जो फिल्मों, इनकी और हेमा जी की जो फिल्मों की जो एक बुलंदी थी 1970 से 75 तक, वो कुछ धीमी पड़ी। जो 75 से 80 तक इनकी फिल्में आईं शोले के बाद, वो कुछ चली तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी। और फिल्मों के नाम है चाचा भतीजा,
खेल खिलाड़ी का, दिल लगी, आज़ाद, फंदेबाज, दिल का हीरा और फिर बर्निंग ट्रेन 1980। बर्निंग ट्रेन तो B.R. चोपड़ा की फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, उसने ठीक ठाक बिजनेस किया और उस समय शायद 1980 में बर्निंग ट्रेन के पहले या बाद में ही इनकी शादी इन्होंने अपनी पूरी कर ली थी। हेमा जी के साथ इन्होंने 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और जबकि इन्होंने खुद 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, तो इस तरह से ये फिगर तो 10% ही आती है, लेकिन 30 फिल्में भी हेमा जी के साथ करना एक तरीके का अचीवमेंट ही है। इसके बाद तो फिर गाड़ी इनकी, फिर शादी हो गई, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई और ये अपना जो भी घर परिवार इनके दोनों थे वो ठीक से चलते रहे। इनकी अपनी काबिलियत थी, जिस तरह से भी इन्होंने मैनेज किया। अब हम उस चैप्टर को बंद करते हुए आगे बढ़ते हैं और अब हम धर्मेंद्र पाजी एक बिंदास एक्टर, इन्होंने सब तरीके की फिल्में की। इन्होंने पूरा जो है वो ही मैन किया, इन्होंने पूरे एक्शन रोल किए। इनके कुछ डायलॉग्स तो आज भी, कुत्ते कमीने हैं, इतना पसंद थी, इस कुत्ते के आगे मत नाचना, एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ दी शोले की जो टंकी पे चढ़ के इनके डायलॉग्स हैं, या बहुत तरीके के इस तरीके के ही मैन के डायलॉग्स हैं। तो वी आर प्राउड ऑफ यू धर्मेंद्र पाजी। आपने जो कुछ भी किया वो ये जीवन की एक नीति थी। आपने भारत का कानून मानते हुए जो भी किया, आपने अपने घर परिवार को बराबर से देखभाल किया आपने। इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ इस विषय में नहीं कह सकता हूँ। आइए धर्मेंद्र पाजी के कुछ मस्त गाने देखते हैं और उनके साथ देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस देखते हैं उन गानों पर जो कि उन्होंने इस समय दिए हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, शोले 1975, जुगनू प्यार के इस खेल में 1973, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं, लोफर मुमताज के साथ, ओ मेरी महबूबा जीनत अमान के साथ, तुझे जाना है तो। आज मौसम बड़ा बेईमान है, क्या खूबसूरत और प्यारा गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, वो भी लोफर फिल्म का ही है मुमताज के साथ। ड्रीम गर्ल 1977, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ। किसी शायर की गजल, बदरा छाए की आया सावन की आशा पाई, लग गए मच गई धूम रे आया सावन, ओ झूम के आया सावन झूम के। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर गाना है मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। तो ये आज के लिए हमारा एक लिविंग लेजेंड धर्मेंद्र पाजी को ट्रिब्यूट है उनकी बर्थडे पर, और आप हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहें, हम लोग का मनोरंजन कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपकी हम लोग नई फिल्म देखी रिक्की और रानी। तो इसी के साथ साथ ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र पाजी, और आप हमेशा हम लोगों को इसी तरह से मोटिवेट करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।